विविध आयाम सर्टिफिकेट कोर्स में श्रीनगर उत्तराखंड से डॉक्टर इंदु पांडे जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप मेरी बड़ी दीदी हैं, योग विशेषज्ञ हैं, धर्म दर्शन अध्यात्म विशेषज्ञ हैं। मैंने आपको कई मंचों से कई बार सुना है। मैं अभिभूत हूँ आपकी विद्वत्ता से, और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगी, बड़े ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूं कि हमारे विद्यार्थियों को, आज आपका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में मूल्य संस्कार और आचार विचार। इस विषय पर हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का कष्ट करें। परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी डॉक्टर इंदु पांडे जी। नमस्कार। नमस्कार और दीदी। सबको आभार और बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस सत्र में। और इसके पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, मैं सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य और विशेष रूप से डॉक्टर सरोज गुप्ता, जिन्होंने ये आयोजन किया है, इन लोगों को हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों से अपने विचार साझा कर सकूं। और जो विषय इन्होंने मुझे दिया है वो बिल्कुल मेरे दिल के करीब है। जैसा कि इन्होंने बताया, भारतीय ज्ञान परंपरा में मूल्य संस्कार और आचार विचार। आप देखिए कि सबसे पहले इसमें 3 चीजें हैं: भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्य संस्कार और आचार विचार। भारतीय ज्ञान परंपरा अगर हम सबसे पहले बातचीत करना चाहें तो वो ज्ञान परंपरा जो भारतीय वाङ्मय में उपलब्ध है, उस ज्ञान परंपरा में किस प्रकार के मूल्य हैं, इस पर ये बातचीत केंद्रित होगी। इसके साथ ही मैं ये चाहूंगी कि चूंकि आप लोग छात्र हैं, जिज्ञासा आप लोगों में कूट कूट के भरी होनी चाहिए। और मैं देख रही थी कि मेरे पहले जो विद्वान वक्ता आशुतोष जी हैं, उनसे आप लोग इंटरेक्ट कर रहे थे। चाहूंगी कि चूंकि 3 बजे मुझे कहीं जाना है, जरूरी काम है, 2 बजे से मेरा ये व्याख्यान था, तो मेरे पास आधे घंटे का समय है और इसमें मैं आपको अपनी बातचीत के लिए आमंत्रित करती हूं कि आप पूरा इसमें पार्टिसिपेट करिए। आपकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, एक तरफा बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस विषय में 3 उप विषय हैं: एक भारतीय ज्ञान परंपरा, दूसरा मूल्य संस्कार और तीसरा आचार विचार। भारतीय किसको कहेंगे, इसको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब परंपरा की बात करते हैं तो परंपराओं में हम बहुत सारी चीजों को लेते हैं। धर्म को लेते हैं, संस्कृति को लेते हैं, अपने साहित्य को लेते हैं, कला को लेते हैं, समाज के जो रीति रिवाज हैं उनको लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मूल रूप से जो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, वो जो हमारे प्राचीन वाङ्मय है उनमें मूल्यों की अवधारणा क्या है और कैसे वो हमारी नई शिक्षा नीति से जुड़ती है, इस चीज पे मैं बातचीत करूंगी, ताकि हमारे जो आज के आचार विचार का मापदंड है उसके आधार पे भी हम इसका मूल्यांकन कर सकें। और जब भारतीय परंपरा में मैं आती हूं तो वेद, उपनिषद, गीता, षट दर्शन, जैन, बौद्ध, ये सारी परंपराएं आती हैं। प्राचीन परंपराएं यही है। दूसरी, जब मैं ज्ञान शब्द लेती हूं तो आप देखिए कि ज्ञान अपने आप में सूचना और विवेक के बीच का स्तर है। गूगल पे बहुत सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन सूचनाओं को जब तक आप प्रसंस्कृत करके एक विशेष उद्देश्य के लिए उनकी समझ को विकसित ना करें, तब तक वो ज्ञान नहीं होगा। और उस ज्ञान को सही और गलत, उचित अनुचित के निर्णय के साथ अगर उपयोग नहीं करते हैं तो विवेक नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकती है, विवेक विकसित करने का साधन हो सकती है, लेकिन विवेक तो आपको हमको
अपने दृष्टिकोण से समय, स्थान और परिस्थिति विशेष के हिसाब से ही विकसित करना पड़ता है। तो इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में ये चीजें चलती हैं। इनके तीन पक्ष हैं अगर दर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। यहां पे जो हम बात करते हैं वो ज्ञान मीमांसा की और नीति मीमांसा करते हैं, तत्व मीमांसा की बात हम छोड़ते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ज्ञान के 6 साधन बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। मेरे ख्याल से प्रत्यक्ष आप सब लोग जानते हैं, शब्द भी सब लोग जानते हैं, अनुमान भी आप से भी परिचित हैं, उपमान से भी परिचित हैं, लेकिन अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये दो चीजें हैं जिनसे आप, मुझे नहीं लगता है कि परिचित होंगे। अर्थापत्ति का सीधा सीधा अर्थ होता है इंप्लीकेशन। जैसे एक उदाहरण है कि कोई बच्चा है, उसके बारे में हम बोलते हैं कि ये दिन में खाना नहीं खाता है लेकिन फिर भी स्वस्थ है। तो इसका आशय क्या हुआ कि वो रात में खाना खाता है, यानी उसके आशय हमको कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे। और इस तरह के आप देखेंगे तो स्पेशली कॉमर्स में और विज्ञान में इस तरह के आशय बहुत सारे निकाले जाते हैं। और एक लास्ट जो हमें प्रमाण के रूप में मानते हैं वो अनुपलब्धि है। अभाव का ज्ञान जो है वो अनुपलब्धि के माध्यम से होता है। किसी भी चीज के बारे में अगर हम कहते हैं कि ये चीज नहीं है, उसका प्रमाण भारतीय ज्ञान मीमांसा में अनुपलब्धि है। उसमें हम चलते हैं। अब आपको एक चीज बताएं कि चूंकि हमारा जो विषय है वो मूल्य संस्कार पर केंद्रित है, इसलिए मैंने संक्षेप में आपको भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है इसका परिचय देने के बाद मैं कहती हूं कि मूल्य संस्कार क्या है। मूल्य संस्कारों को समझने के लिए हमें पूरी जो भारतीय संस्कृति है या वेद के जो उपदेश हैं उनके आधारों को समझना पड़ेगा। और उनके आधारों को जब हम समझते हैं तो 3-4 चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है: आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ और कर्म सिद्धांत। और मुझे लगता है कि आश्रम व्यवस्था में आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास से परिचित होंगे। भारतीय वांग्मय में या परंपरा में एक किसी व्यक्ति की आदर्श उम्र जो है 100 वर्ष की मानी जाती है। प्राचीन परंपरा से ये चली आ रही है कि 100 वर्ष किसी व्यक्ति का अगर आदर्श तरीके से उम्र का आकलन करे तो वो 100 वर्ष है। और 25-25 वर्ष के हिसाब से जीवन के स्तरों को बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपका काम सिर्फ अध्ययन अध्यापन का है। गृहस्थ आश्रम में आपका काम जो है सामाजिक जितने दायित्व होते हैं उनको पूरा करने का है। वानप्रस्थ आश्रम में आप परिवार से विरत रहते हुए सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जिसमें आपके लिए पूरा विश्व, पूरा समाज, पूरा समुदाय एक परिवार बन जाता है। लेकिन संन्यास आश्रम में आप सबसे मुक्त होकर के, विरत होकर के सिर्फ ब्रह्मलीन या ब्रह्म उपासना में रत रहते हैं। वर्ण व्यवस्था जो है इसमें मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि संस्कार जो हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। इसलिए वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, जिनके गुणों के आधार पर उनके दायित्वों का निर्वहन किया गया था। लेकिन संस्कार के लिए जो अधिक महत्वपूर्ण है वो है पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जो है जब भी हम उसकी व्याख्या या विवेचना करने का प्रयास करते हैं तो वो धर्म आज के संस्था नहीं है। हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि प्राचीन काल में जब धर्म की बात की गई थी तो ये कहा गया था कि धार्यते अनेन इति धर्मा, जिसके द्वारा अपने कर्तव्य को धारण किया जाए, अपने कर्तव्य का पालन किया जाए, उसे धर्म कहते हैं। आज इस अर्थ में कितने लोग धर्म को समझते हैं? क्योंकि जब हम धर्म को इस अर्थ में समझना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक मूल्य संस्कार को लेकर के अपने आचार विचार का निर्वहन करेंगे। इसके बाद जो दूसरा पुरुषार्थ आता है वो अर्थ है। आज का युग देखिए,
हम बड़े सामान्य तौर देते हैं कि भौतिकता का युग है या पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के हम भौतिक सभ्यता की ओर या भौतिक चीजों की तरफ अपने आप को रद्द कर रहे हैं, जिससे अनेक समस्याएं हो रही हैं। हमारे प्राचीन वाङ्मय में ये बताया गया है कि जो भी आप अर्थ का अर्जन करें वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए, यानी नियम के अनुकूल होना चाहिए। अब अगर अर्थ आप नियम के अनुकूल अर्जित करेंगे तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार, अनाचार और अति व्ययिता या जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं उन पे अपने आप लगाम लग जाएगा। जब आप इस तरह के न्याय संगत तरीके से अर्थ का अर्जन करेंगे, उसके बाद आप अधिकारी बनते हैं किसी भी चीज की इच्छा करने के लिए या कामना करने के लिए। काम का अर्थ यहां पे सिर्फ सेक्सुअल अर्थ नहीं है, किसी भी तरह की इच्छा, चाहे वो धन की इच्छा हो, चाहे वो आध्यात्म की इच्छा हो, चाहे वो सामाजिक प्रतिष्ठा की इच्छा हो, किसी पद की इच्छा हो, सबको हम काम के नाम से जानते हैं। और इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो जब आप धर्म की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अर्थ का अर्जन न्याय संगत तरीके से कर लेते हैं, तब आपको कामना करने का अधिकार मिलता है। और सही कामना करते हुए, उपभोग करते हुए जब आप धर्म अर्थ काम की सिद्धि करते हैं, उसके बाद मोक्ष के लिए आप अधिकृत होते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि धर्म अर्थ काम के पहले मोक्ष की कामना करता है तो उसका दो ही आशय होता है, या तो वो उस रास्ते पर असफल होगा या फिर उसमें सात्विक प्रवृत्तियां प्रचुर मात्रा में होंगी, तभी सफल होगा। ऐसा नहीं है, हमारे सामने शंकराचार्य भी थे जिन्होंने धर्म की व्याख्या की, अर्थार्जन को महत्व नहीं दिया, काम को महत्व नहीं दिया, लेकिन मोक्ष के रास्ते पे चले। तो ये चीजें समझना जरूरी है जब हम मूल्य संस्कार की बात करते हैं। तो अब आते हैं कर्म सिद्धांत पे। वैदिक सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो एक नियम के हिसाब से चलती है, और वो ऋत का नियम है। किसी भी प्रकार की गति या किसी भी प्रकार का कर्म फल अवश्य देगा, चाहे वो सकारात्मक कर्म हो या नकारात्मक कर्म। और संपूर्ण सृष्टि का विधान जो है वो इसी पर टिका हुआ है। अब आप देखिए कि जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो कुछ थोड़ा सा व्यवहारिक बात कर लें। 4 आश्रम हो गए, वो पूरे एक जो हमारा जीवन का आदर्श उम्र होता है उसके काल के विभाजन के आधार पे 4 वर्ण व्यवस्थाएं हो गई गुण के अनुकूल कर्तव्य के निर्धारण के लिए, और 4 पुरुषार्थ हो गए जिसमें व्यक्ति के रुझान के आयाम निर्धारित किए जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग कहा गया है, और इन त्रिवर्ग की सिद्धि के बाद हम मोक्ष का अधिकार प्राप्त करते हैं या मोक्ष के प्रयास करने के लिए हम अधिकारी होते हैं। मतलब ये एक हमारी जो आवृत्ति है, इसके अंतर्गत ही हम मूल्यों को समझ सकते हैं। और चूंकि हम संस्कार, मूल्य संस्कार की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले ये समझना जरूरी है कि इस आवृत्ति में कितने तरह के मूल्य बनते हैं। सापेक्ष मूल्य हैं, जैसे धर्म, अर्थ और कर्म है। निरपेक्ष मूल्य हैं, जैसे मोक्ष का मूल्य है। शाश्वत मूल्य हैं, जो कभी बदलते नहीं है, जैसे मोक्ष का मूल्य है। सांसारिक मूल्य हैं, जिसमें अर्थार्जन है और कामना है। व्यक्तिगत मूल्य हैं, जिसमें संतोष है, कमिटमेंट है, आपका सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, ये सारे मूल्य आते हैं। पारिवारिक मूल्य हैं,
जिसमें एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना, ये मूल्य है। सामाजिक मूल्य है जिसमें उदारता, उदार चित्तता आती है। राष्ट्रीय मूल्य है जिसमें राष्ट्रभक्ति का मूल्य है। आध्यात्मिक मूल्य है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भारतीय वाङ्मय में इन सारे मूल्यों की जब बात की गई है तो ये कहा गया है कि इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें एक अभ्युदय है और दूसरा निःश्रेयस है। एक मूल्य इस प्रकार के हैं जो हमारे विकास की बात करते हैं, हमारे परिष्करण की बात करते हैं, परिमार्जन की बात करते हैं, उन्हें व्यवहारिक मूल्य कहा गया है। एक मूल्य ऐसे हैं जो हमें निवृत्ति की तरफ ले जाते हैं, प्रवृत्ति की तरफ नहीं ले जाते हैं, जिन्हें निःश्रेयस कहा गया है, कल्याणकारी कहा गया है। और ये दोनों मूल्य मानव समाज में समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मूल्य कम महत्वपूर्ण है और ये मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं, दोनों मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। और जब इनके संस्कारों की हम बात करते हैं तो आप ये सोचिए कि मूल्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। संस्कार क्या है? संस्कार वो है जो हमारे चरित्र के मूलभूत तत्व होते हैं, जो हमारे व्यवहार के मूलभूत तत्व होते हैं। अगर हमारे चरित्र और व्यवहार में मूल्यों का संस्कार होगा तो व्यक्तित्व अत्यंत ही परिमार्जित होगा और समाज के लिए अत्यंत ही होगा। वो संस्कृति ऐसी होगी जिसमें एक उत्तम, उन्नत, बेहतर, परिष्कृत, विकसित, समृद्ध चरित्र का निर्माण होगा। और जब हम ऐसे चरित्र के निर्माण की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि संस्कार जो है, मूल्य संस्कार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और सभी क्षमताओं को, अब ये देखिए क्षमताएं ये सारी संस्कृति की पार्ट है, लेकिन जब मूल्य की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये उचित अनुचित तरीके से अनुपालन करने की क्षमता हो, हमें क्षमता हो, इच्छा हो, तब जाकर के हम उसकी बात कर पाएंगे। और ये संस्कार जो हैं पीढ़ियां दर पीढ़ियां हस्तांतरित होती जाती हैं। इनको हम अपने अंतर मन में निहित कर लेते हैं। निहित करने से जानते हैं क्या होता है? वो ये होता है कि हम कभी गलत की तरफ जा ही नहीं सकते। अगर हम ये जानते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम ये जानते हैं कि ये उचित है और ये अनुचित है, लेकिन फिर भी हम अनुचित करते हैं। आप में से कई लोग, आप युवा हो, बहुत सारे आकर्षण होते हैं, आप समझते हैं कि ये चीज गलत है, ये अनुचित है, लेकिन उसके तरफ आपकी प्रवृत्ति क्यों जाती है? क्योंकि आपका मनोमस्तिष्क जो है, उस जो सही मूल्य हैं उनको अपनाने के लिए सही तरीके से संस्कारित नहीं है। संस्कार कहां से आते हैं? परिवार से आते हैं, समाज से आते हैं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, आपकी प्रवृत्तियां हैं। आप में सात्विक, राजविक या तामसिक जो भी प्रवृत्तियां, उसके हिसाब से कुछ संस्कार बनते हैं और कुछ दैव कृपा से संस्कार बनते हैं। भगवत गीता में इसका बहुत अच्छा उल्लेख किया गया है। लेकिन जब ये संस्कार, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संस्कार आपका दृढ़ नहीं है तो आप अनुचित की तरफ भी आकर्षित होंगे। और इसी आकर्षण को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हम सिर्फ मूल्य की बात ना करके मूल्य संस्कार की बात करते हैं, ताकि वो संस्कार दृढ़ हो और आप उसके अनुरूप अपने व्यवहार को परिमार्जित और परिष्कृत कर सके। और हमारे देखिए कि जितना भी है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वहां पे 16 संस्कारों की बात की गई है। वैदिक पीरियड में, मनुस्मृति में भी की गई है, उपनिषद
स्मृतियों में भी 16 संस्कारों की बात आती है, लेकिन वो 16 संस्कार व्यक्ति के, मनुष्य के गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि कर्म के संस्कार की बात करते हैं। लेकिन यहां पे जब हम संस्कार और मूल्य की बात करते हैं तो हम दिन प्रतिदिन के आचार और व्यवहार में किस तरह के संस्कार आने चाहिए, वो एक सामाजिक संस्कार की अवधारणा प्रदत्त करते हैं। लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न है वो एक ये है कि हमारी युवा पीढ़ी के आचार विचार में मूल्य कैसे आए। इस संदर्भ में मैं दो दर्शनों का जिक्र करना चाहूंगी। एक बौद्ध दर्शन है जिसमें 4 तरह के गुण दिए गए हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, और वो है जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मतलब आप एक फ्रेंडली बिहेवियर सबसे रखें, आप दूसरों के प्रति करुणा रखें, आप प्रसन्न रहें और दूसरों को प्रसन्न करें, और कोई भी चीज अगर आपको नकारात्मक लगती है तो उसको इग्नोर करने की क्षमता रखें। ठीक इसी तरीके से सांख्य दर्शन में भी कुछ गुण दिए गए हैं जिनको मूल्य के रूप में माना गया है। वो अष्ट सिद्धि की संज्ञा देते हैं उसको, जिसमें वो कहते हैं कि प्रमोद, मोदिता और मोदमान, यानी आप सुखी रहें, सुखी बनाएं और एक सुख का एनवायरमेंट क्रिएट करें। इसके साथ लेकिन 2 और चीज देते हैं वो, एक उदारता और दूसरा कृतज्ञता। ये मूल्य अगर आपके रहेंगे तो समाज में आपके संबंध जो हैं वो स्वस्थ होंगे। ठीक इसी तरीके से आप ये देखिए कि अभी मैडम ने जिक्र किया कि योग पे भी मेरा थोड़ा बहुत दखल है, थोड़ा बहुत अध्ययन है। तो योग में जिन मानवीय मूल्यों की बात की गई है उसे हम यम और नियम के नाम से जानते हैं। यम वो नियम है जो हमारे नकारात्मक वृत्तियों को नियंत्रित करती हैं। ये हमारे सकारात्मक संस्कारों को प्रबल बनाती हैं। और ये 5 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एक अहिंसा का अनुपालन भी अगर कर दिया जाए तो सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य सब अपने आप अनुगमित होता जाएगा। क्योंकि अगर आप असत्य करते हैं तो कहीं ना कहीं सत्य की हिंसा होती है। अगर आप किसी का कोई चीज चुराते हैं तो उसके अधिकार की हिंसा होती है। अगर किसी से कोई चीज आप छीन लेते हैं, किसी दूसरे की वस्तु को आप ग्रहण करते हैं, तो वो उस व्यक्ति विशेष के अधिकार का हनन होता है। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो जिसके साथ भी अब्रह्मचर्य का या ब्रह्मवत आचरण नहीं करते हैं उसकी हिंसा होती है। ब्रह्मवत आचरण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक आध्यात्मिक हो, एक सात्विक प्रवृत्ति जो ब्रह्म है, ब्रह्म की तरह जो आचरण है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। सात्विक प्रवृत्ति से सकारात्मक संस्कारों और मूल्यों के आधार पे जो व्यवहार किया जाता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर सिर्फ अहिंसा का अनुपालन भी होता है तो बाकी चारों चीजें अपने आप फॉलो होती हैं। ये तो हुआ एक आपका दूसरों के साथ कैसा संबंध हो सकता है, लेकिन आप अपने आप में किस तरीके से रहें, आपके संस्कार कैसे होने चाहिए। शौच, स्वच्छता से आपको रहना चाहिए। कोरोना पीरियड में आपने देखा सबसे ज्यादा इसी पे जोर दिया गया था। संतोष, जितना आपके पास जो कुछ भी है उसी पे संतुष्ट रहना चाहिए। तप का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। तप का मतलब ये है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में आप तटस्थ बने रहें, आपकी सोचने समझने की क्षमता यथावत बनी रहे। स्वाध्याय, अध्ययन से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पुस्तकें तो सबसे अच्छी मित्र होती हैं जो बिना किसी गलत राह के आपको अच्छी अच्छी चीजें दिन रात सिखाती जाती हैं। और सब कुछ होने के बाद भी अगर कभी इंसान भावात्मक रूप से कमजोर पड़े तो प्रत्येक कर्म को ईश्वर को सौंप देना उसको एक मनोवैज्ञानिक शक्ति देता है। इसलिए ये अपरिग्रह है। और फिर थोड़ा सा इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगी कि जो हमारे मूल्य संस्कार हैं
उसमें मनुस्मृति में बहुत विशद विवेचन किया गया है। और अगर हम हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे मनुस्मृति का नाम आता है। बहुत ज्यादा मैं इस पे नहीं जाऊंगी, लेकिन चाहे मनुस्मृति हो, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, स्मृति हो, षड दर्शन हो, जैन और बौद्ध दर्शन हो, किसी भी दर्शन में जब हम आचरण पर विचार करते हैं, आचार के मापदंडों पे विचार करते हैं, तो 3 शर्तें हमारे सामने आती हैं। हम देखते हैं कि देखिए, आचार के लिए नीति, धर्म और कर्तव्य का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब 3 शर्तें पूरी होती हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि ये जितने भी आचार या मूल्य की बात होगी वो ऐच्छिक कर्मों पे होगी। ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों का थोड़ा सा भेद मैं आपको बता दूं कि जैसे सांस लेना है, मतलब जिन कर्मों के बिना जीवन नहीं चलता है वो अनैच्छिक कर्म है जो स्वतः चलती रहती है। जिन कर्मों में आपका चुनाव होता है, जैसे खाना खाना है, आपको भूख लगी है तो खाना खाना तो जरूरी है, यह ऐच्छिक कर्म, अनैच्छिक कर्म हो गया। लेकिन क्या खाना है ये तो आप निर्धारित करते हैं, इसलिए हम उसको ऐच्छिक कर्म कहते हैं। ये तब होता है जब आपके पास विकल्प हो, यानी 2 चीजें हो तभी आप एक चीज चुन सकते हो। और तीसरी चीजें ये है कि विकल्प होने के बाद भी चुनने की स्वतंत्रता हो। अगर वो स्वतंत्रता नहीं है तो आपके आचरण को हम नैतिकता के मार्ग पे नहीं मानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं जिसमें सत्यता, सौंदर्य और यथार्थ, ये 3 मूल्य किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से नहीं बदलते। आप किस परिस्थिति में हैं उसकी एक सत्यता है, आपको क्या अच्छा लगता है उसकी एक सत्यता है, यथार्थ क्या है उसकी एक सत्यता है। अब इन मूल्यों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो हमारी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में जितने भी मूल्य उपलब्ध हैं उन मूल्यों को पृष्ठभूमि में रखते हुए वो हमसे अपेक्षा करती है कि हम छात्रों में इस तरह के मूल्य विकसित करें जो उनको समझदार बनाए, सफल बनाए और वैश्विक मुद्दों को समझने के लायक बनाए। उनको ज्ञान, कौशल और नैतिक विवेक ये तीनों दे, यानी ज्ञान का संस्कार भी उनमें हो, ज्ञान को अप्लाई करने का विवेक भी उनमें हो, ये कौशल है, और वो उचित अनुचित पैरामीटर के हिसाब से वो अप्लाई करें, ये भी है। और ये नैतिक शिक्षा जो हमारी जो आधुनिक शिक्षा नीति है वो इस तरीके से विकसित की जा रही है कि जो 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य है जिसमें सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐसी शिक्षा उपलब्ध हो जिसमें हम मूल्यों को विकसित कर सकें, एक इस तरह के शिक्षा की बात करती है। इसके लिए इसमें विज्ञान, गणित के अलावा कला, शिल्प, मानविकी, खेल, फिटनेस, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य, जिन मूल्यों की हमने बात की उन मूल्यों की शिक्षा देने की भी बात की गई है। और क्यों की गई है? ताकि आप लोगों में एक नैतिकता हो, तार्किकता हो, करुणा हो, संवेदनशीलता हो और ये सब कुछ विकसित हो। और इस तरह के विकास के साथ ही हम राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से अपने आचार व्यवहार के माध्यम से भारत को एक ऊंचाइयों की तरफ विकसित करने की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं और भारत को अपने मूल्य संस्कार के माध्यम से, अपने आचार के माध्यम से हम एक ऐसा राष्ट्र विकसित करेंगे जिसमें शिष्टाचार हो, लोकतांत्रिक भावना हो, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान हो,
वैज्ञानिक चिंतन हो, स्वतंत्रता हो, जिम्मेदारी हो, बहुलतावादी हो, समानता हो और न्याय हो, ये सब चीजें जो हैं ये विकसित होंगी, तभी जाकर के हम एक अच्छे चरित्र को नैतिक दृष्टिकोण से बना सकते हैं, जिसमें संवैधानिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक जिज्ञासा के साथ वैज्ञानिक स्वभाव हो, रचनात्मकता हो, सेवा की भावना हो, और एक ऐसा राष्ट्र विकसित कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि एक हाथ में ज्ञान लेकर एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर उठने वाला है यह जागृत हिंदुस्तान। एक ऐसे ही मूल्य संस्कार की अवधारणा से ये नई शिक्षा नीति ओतप्रोत है, जो वेदों, उपनिषदों, षड दर्शन, जैन, बौद्ध के समस्त मूल्य संस्कार को समाहित किए हुए है। मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप उठा सकते हैं, 5-7 मिनट में और आपको दे सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट से हमें नहीं, विद्यार्थियों के मन की जिज्ञासाओं का आपने समन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन विद्यार्थियों के लिए कितना कुछ लेके आई है, इन बहुत सारी कुछ बातों नहीं को है। आपने बताया। और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ हमारे जो मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, जो आचार विचार हैं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और बहुत सारी बातें हमारे विद्यार्थियों के समक्ष आपने रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। और आप अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सागर आई थी। मैं पुनः आपको सागर आने का आमंत्रण भी दे रही हूँ कि इस तरह का मैं कोई कार्य करूं, आप सुझाइए। बिल्कुल, और बिल्कुल, हाँ, बहुत प्रसन्नता होगी, जी मिलने-जुलने में अच्छा लगता है। जी, साक्षात रूप से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ, स्नेह यहाँ मृग तृष्णा, सुख है परिकल्पन भर, फिर अंतस का आभार कहाँ बिखराए, आभार कहाँ बिखराए। मैं आभार क्या आपके प्रति व्यक्त कर सकती हूँ। ये तो आपका स्नेह है, आत्मीयता है, आशीर्वाद है। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों के जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको प्रेषित करूंगी और उनका निदान मैं बिल्कुल, लूंगी, क्योंकि बिल्कुल। समयाभाव है, आपको जाना है। हाँ, और हाँ, मैं हाँ, बिल्कुल। मैं आशुतोष जी से कहूंगी कि जो विद्यार्थियों से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे थे, तो 5 मिनट का समय है, आप बात कर लीजिए। अच्छा।